Good morning, students. Right now, we studied chapter 2 of our first part. Okay, that is Principle of Management. We already studied scientific management, meaning of scientific management, principle of scientific management, techniques of scientific management, that is functional foremanship, standardization and simplification of work, differential price wage system. Okay, today our last topic is difference between टेलर एंड फ्यूल. टेलर और फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिए, जो उन्होंने टेक्निक्स बताई, उनमें क्या डिफरेंस है, आज हमको उसके बारे में स्टडी करना है. ओके, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट first first difference is on the basis of first principle is on the basis of perspective. Okay, प्रोस्पेक्टिव मीन्स होता क्या है. ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव होता है योजना, मतलब कि किस तरीके से देखा जाए कि प्रिंसिपल कहाँ यूज़ होते हैं. तो जो हमारे हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल था, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल फॉर द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल के लिए था. लेकिन अगर एफ डब्ल्यू टेलर का बात किया जाए तो एफ डब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल थे, इट इज़ रिलेटेड टू शॉप फ्लोर लेवल ऑफ द फैक्ट्री. मतलब थर्ड फ्लोर से भी नीचे में जो पर्सन आते, जो शॉप फ्लोर होते हैं, मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, रिलेटेड टू फैक्ट्री एरियाज से रिलेटेड था. इनका लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेट नहीं कर रहा था. ओके, नेक्स्ट बताया गया. नेक्स्ट पॉइंट 2, हमारा जो डिफरेंस है वो किस बेसिस पे है, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे है. ठीक है, फॉर्मेशन के बेसिस पे है तो बताया गया कि पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है, वो किससे रिलेटेड है, फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हुआ, इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ के बेसिस पे इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस पे 14 प्रिंसिपल दिए थे. लेकिन एफ डब्ल्यू टेलर ने जो टेक्निक्स दी और जो 4 प्रिंसिपल दिए, वो किस पे बेस्ड था, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड था. ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड था, तो इन्होंने प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू किया था. ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा, नेक्स्ट डिफरेंस हमारा है फोकस. मतलब कौन, टेलर ने या एफ डब्ल्यू टेलर साहब ने, एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल ने किस तरीके से फोकस किया, कहाँ पे फोकस किया. ठीक है, तो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल थे, इट इज़ बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन बाय फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल. ठीक है, इनके जो प्रिंसिपल थे ये ओवरऑल इम्प्रूविंग किसके लिए था, ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. किसके लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था. लेकिन अगर हम नेक्स्ट एफ डब्ल्यू टेलर साहब की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, इनके जो प्रिंसिपल फोकस कर रहे थे वो किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन, विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ टाइम स्पीड. इन सारी चीज़ों को स्टडी करके वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड थे, प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड था उनका प्रिंसिपल. नेक्स्ट बताया गया अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, तो हेनरी फ्योल का जो अकाउंटेबिलिटी था वो किससे रिलेटेड था. ठीक है, फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड प्रोवाइड अ सिंगल अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है द आंसरेबिलिटी, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव ए फीडबैक टू ए पर्टिकुलर वर्क. एक काम को करने के लिए उसके लिए कौन आंसर देगा. तो हेनरी फ्योल में बताया गया कि आंसरेबिलिटी
जो होगा वो कमांड प्रोवाइडेड फॉर ए सिंगल अकाउंटेबिलिटी, एक ही पर्सन होगा। यूनिटी ऑफ कमांड प्रोवाइड, यूनिटी ऑफ कमांड था इसमें, तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या प्रोवाइड करता है, देयर शुड बी सिंगल अकाउंटेबिलिटी। एंड हेनरी एफ डब्ल्यू टेलर की बात की जाए तो एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा, टेलर्स टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप प्रोवाइड ए मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्कर्स। इन्होंने क्या किया कि ढेर सारे वर्कमैन थे, जिसमें इन्होंने सिंप्लीफिकेशन में कहा कि हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो ऑल द स्पेशलिस्ट क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे फॉर द वर्क कंप्लीशन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उनसे जब फीडबैक लिया जाएगा तो फीडबैक सिंगल पर्सन के थ्रू नहीं लिया जाएगा। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जवाब कौन देगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो हेनरी फ्योल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्सन होंगे, लेकिन अगर एफ डब्ल्यू टेलर की बात की जाए तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, वर्कमैन, ढेर सारे वर्कमैन होंगे जो क्या करेंगे, उत्तर देंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होता है उसके लिए। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब हो गया कहाँ अप्लाई होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे। बट द प्रिंसिपल गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर इज एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज्ड सिचुएशन। सिर्फ स्पेशल सिचुएशन के लिए ही प्रिंसिपल यूज होंगे, टेक्निक्स यूज होंगी, किसकी, एफ डब्ल्यू टेलर की। ठीक है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया, एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बताया इन्होंने कि जो एक्सप्रेशन एक्सप्रेस किए जाएंगे, इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होगा, तो जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्टली इनके जनरल थ्योरीज किससे रिलेट कर रहे थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से, अवर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बट एफ डब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल थे वो कैसे थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। मतलब इन्होंने साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को सोचने के लिए कहा था। ठीक है, इसलिए हम लोग एफ डब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल दिया उसे, एफ डब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल दिया हम उसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। और हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिया है उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी कहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। नाउ आवर लास्ट एंड सेवेंथ डिफरेंस इज पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी में एक वर्ड, पर्सनैलिटी मतलब समझ रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, एक पर्सन की बात की जा रही है। तो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे, हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल थे, ठीक है, वो कैसे थे, तो ये बताया गया पार्सिटिनर, इसका मतलब होता है प्रोफेशनल। ठीक है, या व्यवसायी। इनके इनके जितने भी प्रिंसिपल थे वो कैसे थे, एकदम प्रोफेशनल थे। लेकिन हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल थे वो कैसे थे, एज अ साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से सोचना है, साइंटिफिकली वर्क करना है, तो इनके जितने भी प्रिंसिपल थे वो कैसे थे, साइंटिफिक थे। ओके, अब ये हो गया कुछ डिफरेंस, मतलब डिससिमिलरिटीज बिटवीन टेलर एंड फ्योल। लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ भी रहीं दोनों प्रिंसिपल में। जो दो प्रिंसिपल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल और साइंटिफिक प्रिंसिपल, दोनों में क्या थे, डिफरेंस थे। क्या दोनों में डिफरेंस थे जो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन कुछ कुछ इनमें सिमिलरिटीज़ भी थी, एक जैसी भी बातें थी। तो हम लोग उसे अब पढ़ते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, सल्यूशन टू मैनेजेरियल प्रॉब्लम। जितने भी मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स होते हैं, both the management express have presented solution to the managerial problem based on their
एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। जो दोनों लोगों ने, कौन से दो लोगों ने, टेलर और हेनरी फ्योल ने जितने भी प्रिंसिपल दिए वो कैसे थे, वो बेस्ड थे हमारे एक्सपीरियंस्ड पे, ठीक है। इसलिए यहाँ एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड थे। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी मैनेजेरियल प्रॉब्लम हो सकते हैं उसका सल्यूशन अपने प्रिंसिपल और टेक्निक्स के थ्रू दी थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स से रिलेटेड थे दोनों लोग। प्रेशर इन्होंने प्रभाव कहाँ बनाया, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स, मतलब इनके जितने भी तथ्य, जितने भी पक्ष थे वो किससे रिलेटेड थे, प्रैक्टिकल के बेस्ड पे थे। हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर both been directly concerned with the रियलिटी ऑफ वर्क, जो वर्क की रियलिटी होती है उसी के बेस्ड पे इन्होंने अपने प्रिंसिपल दिए थे। दैट्स वाई दे बोथ हैव लेड स्ट्रेस अपॉन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जैसे कि वर्क जैसा होता है बिल्कुल एज इट इज़ इन्होंने एज्यूम करके और प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके इन्होंने अपने प्रिंसिपल दिए थे। दोनों लोगों ने इसी तरीके से प्रिंसिपल दिए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्ट्रेस ऑन, यहाँ पे ओ हो गया उसे ऑन कर लीजिएगा, ओ एन, स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। दोनों लोगों के प्रिंसिपल, बोथ द एक्सपर्ट are the opinion that if good relation between owner and worker are established, organizational aim can be easily achieved। दोनों लोगों ने, जो टेलर और फ्योल थे, इन लोगों के जो प्रिंसिपल थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे, ये लोग हमेशा एक ही बात कहते थे, देयर शुड बी गुड रिलेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। मैनेजर एंड वर्कर, सबॉर्डिनेट्स, वर्कर कहिए या फिर सबॉर्डिनेट्स कहिए, इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होगा। ओनर और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना दोनों के प्रिंसिपल में कॉमन था। और if there is good relation between manager and worker of the organization, then organizational aim can be अचीव ईजिली, बहुत ही ईजिली अचीव हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल। ओके, आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप ग्रुप में कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ये हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो रहा है। थैंक यू।